आज हम एक बहुत ही खास रिपोर्ट के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जब संसार के इस नियम को अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाने लगता है तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। हमारे देश में भी इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही हैं। और चिंता की बात यह भी है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों को भटकाने के लिए अपने प्रिय डिजाइनर पत्रकारों को पार्ट टाइम जॉब भी दे दिया है। इसलिए आज सबसे पहले इस गंभीर मुद्दे पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ हो रहा सबसे घिनौना खेल है, जिसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया है। कल अपने विश्लेषण के दौरान मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बीएचयू की 4 लड़कियों को यह आरोप लगाते हुए दिखाया गया कि बीएचयू में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, छात्राओं के साथ भेदभाव होता है। हालांकि जब हमारी टीम ने बीएचयू के कैंपस में जाकर तथ्यों की जांच पड़ताल की तो वहां हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जी न्यूज की कवरेज को सोशल मीडिया पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिली। हमें आपके बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे ईमेल्स आए। कई घंटों तक #BHU Speaks देश में ट्रेंड करता रहा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट में सच्ची बातों का वजन काफी ज्यादा था। आप सबको ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि बात यहां से शुरू होती है। इसलिए मेरी एक एक बात को आज आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और इन ताकतों ने इस बार भारत के शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया है। किसी भी देश में तख्ता पलट या बगावत जैसी साजिशें अक्सर यूनिवर्सिटी से ही शुरू होती हैं, युवाओं से शुरू होती हैं। और भारत में पिछले 1 वर्ष में यूनिवर्सिटीज में जो कुछ भी हो रहा है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में विचारों वाला बारूद फिट कर रहे हैं, और ये बारूद लापरवाही की एक छोटी सी चिंगारी से भीषण आग लगा सकता है। कल विश्लेषण के दौरान मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ष 2016 में सबसे पहले जेएनयू में जहरीली विचारधारा फैलाई गई। जेएनयू कांड के बाद कुछ दिनों के बाद ही पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों और बुद्धिजीवियों ने कोलकाता में एक मार्च निकाला, और उस मार्च में देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। इसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी की ही तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी राजनीतिक शतरंज की चाल में किसी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ठीक उसी एजेंडे के तहत पूर्वाग्रह से पीड़ित रिपोर्टिंग की गई। लेकिन भारत को तोड़ने वाली सोच कैसे दीमक की तरह देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फैल चुकी है, इसकी लेटेस्ट तस्वीर एक बार फिर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिखाई दी है। अभी आप जेएनयू में कश्मीर की आजादी को लेकर उस विवादित पोस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फ्रीडम फॉर कश्मीर। हालांकि इस बार इस पोस्टर में कश्मीर के साथ साथ फ्री पैलेस्टाइन का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में लगे इस पोस्टर में मां दुर्गा की एक आपत्तिजनक तस्वीर लगाई गई है, जबकि जेएनयू में ही एक दूसरी जगह लगे पोस्टर में नक्सलियों की तुलना शहीद भगत सिंह से की गई है। ये जेएनयू में लगे लेटेस्ट पोस्टर्स हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि ये किस किस्म की विचारधारा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अलगाववादियों और उनकी सोच का समर्थन करने वालों को विश्वविद्यालयों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या ऐसी विचारधारा के लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं? भारत में 18 वर्ष की आयु में वोट डालने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन युवाओं का मन इतना परिपक्व या मैच्योर नहीं होता कि वो राजनीतिक एजेंडे और देश विरोधी विचारधारा को ठीक से समझ सकें। अमेरिका में 2005 में छापी गई एक स्टडी के मुताबिक 18 वर्ष की उम्र को पूरी तरह से एडल्टहुड यानी वयस्क होने का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में भी दिमाग की संरचना में बड़े बदलाव हो रहे होते हैं, और यह प्रक्रिया अगले कुछ वर्षों तक तेजी से चलती रहती है। यानी 18 वर्ष को एक तरह से आप कच्ची उम्र भी कह सकते हैं। अमेरिका की ही कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक 18 से 24 वर्ष की उम्र के युवा
अक्सर सोशल मीडिया और ब्लॉग्स के माध्यम से राजनीति के विषय में रुचि लेते हैं। हालांकि ये रिसर्च ये भी कहता है कि राजनीति में दिलचस्पी होने के बावजूद इस कच्ची उम्र के युवा राजनीतिक जानकारियों से अनजान रहते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कैंपेन की बात करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत सतही होता है। इस उम्र के युवाओं को राजनीति में सही और गलत एजेंडे की मिलावट का पता नहीं चलता, यानी ऐसे उम्र के युवाओं को बहुत आसानी से बहलाया और फुसलाया जा सकता है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे देश की प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा को प्रभावित करने का बुरा इरादा रखते हैं, उनके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे देश का सिस्टम और यहाँ के लोग इस समस्या को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। हम आपसे और देश के सिस्टम से आज ये अपील करना चाहते हैं कि इस पूरी साजिश के प्रति सावधान हो जाइए, इसे हल्के में मत लीजिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बात चाहे जेएनयू की हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो या फिर बीएचयू की हो, इन तीनों ही जगहों पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए छात्रों को सिर्फ इसलिए उकसाया ताकि वो लॉन्ग टर्म में उन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हर राजनीतिक दल अपने हित में छात्र राजनीति करना चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन राजनीति कभी भी देश हित से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप छात्रों के आंदोलन का इतिहास खंगालेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छात्र आंदोलनों की अहम भूमिका रही है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, युगोस्लाविया हो, चाइना हो या फिर जापान, फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, हंगरी और इजिप्ट जैसे देश हों। इन सभी देशों में कभी ना कभी छात्र आंदोलनों की वजह से ही सरकारों को झुकना पड़ा है और बड़े बड़े बदलाव आए हैं। वर्ष 2010 में जब अरब देशों में क्रांति की चिंगारी भड़की थी तो विद्रोहियों ने सत्ता बदल दी थी और इसके पीछे भी छात्रों और युवाओं को संगठित करने वाली ताकतें शामिल थी। इस क्रांति की शुरुआत दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से हुई थी और फिर इसका असर इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरब में देखने को मिला था। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आज आप सबके सामने इजिप्ट का है, जहां 2011 में तहरीर स्क्वायर पर 18 दिनों तक चले प्रदर्शनों की वजह से हुस्नी मुबारक को इजिप्ट के राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा था। हुस्नी मुबारक वहां 30 साल से सत्ता पर काबिज थे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के दबाव ने उन्हें सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद वहां लोकतांत्रिक तरीके से मोहम्मद मोर्सी को राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन हुस्नी मुबारक के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2013 में सैन्य तख्ता पलट कर दिया था। यानी क्रांति ने इजिप्ट को कहीं का नहीं छोड़ा और वहां की राजनीतिक स्थिरता खत्म हो गई। यहां पर आपको यह अपडेट भी दे दें कि इजिप्ट की सबसे बड़ी अपील कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को 2011 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया है। हुस्नी मुबारक को 2012 में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हुस्नी मुबारक पर ऐसे आरोप थे कि इजिप्ट के कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए उन्होंने सेना का गलत इस्तेमाल किया था, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की सरकार कथित तौर पर हुस्नी मुबारक को रिहा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लोग इस कदम का विरोध भी कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल सीसी ने अपने पुराने संबंध निभाए हैं। यहाँ इजिप्ट का जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह क्रांति का नकारात्मक इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन क्रांतियों से आगे चलकर कुछ भी हासिल नहीं होता। 1989 में चीन में भी लोकतंत्र के पक्ष में तियाननमेन स्क्वायर पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। तब छात्रों की शक्ति को दबाने के लिए वहां की सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था और सैकड़ों प्रदर्शनकारी उस दौरान हुए संघर्ष में मारे गए थे। वर्ष 1968 में मैक्सिको में हुए आंदोलन में वहां की सरकार ने छात्रों और आम नागरिकों की आवाज दबाने के लिए करीब 300 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैक्सिको की तत्कालीन सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती थी। वर्ष 1968 में ही फ्रांस में भी छात्रों की वजह से क्रांतिकारी प्रदर्शन हुए थे। तब करीब 80,000 प्रदर्शनकारियों ने सरकार की पूंजीवादी नीतियों और
पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और दूसरे हथियारों से हमले किए गए थे, जिनमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो जेपी आंदोलन भी छात्रों का ही आंदोलन था, जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। भारत की राजनीति को कई नेता ऐसे मिले हैं जो छात्र आंदोलन की ही उपज रहे हैं। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बीजेपी के नेता सुशील मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी और जेडीयू के नेता शरद यादव जैसे कुछ नाम अभी हैं जो इसी तरह राजनीति की दुनिया में आए थे। युवा पीढ़ी से ही क्रांति की शुरुआत होती है और यह क्रांति समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है और समाज की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। दोनों काम हो सकते हैं। इसलिए क्रांतिकारी विचारों को फिल्टर करना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि हमने पिछले वर्ष जेएनयू से लेकर इस वर्ष बीएचयू तक बार बार अलग अलग तरह के वैचारिक प्रदूषण के खिलाफ आपके लिए रिपोर्टिंग की है। कल जिस सकारात्मक तरीके से जी न्यूज ने बीएचयू के बारे में हो रहे दुष्प्रचार का सच आप सबके सामने रखा, उसके बाद लोगों को इस मामले की सच्चाई पता चली है। ऐसे में हमने आज बीएचयू के पूरे मामले पर एक फॉलोअप रिपोर्ट भी तैयार की है। हमारे देश का मीडिया मुद्दे तो बड़े चाव से उठाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बताता है, लेकिन फॉलोअप कभी नहीं करता। ये तस्वीर भी बदलनी चाहिए। देश की यूनिवर्सिटीज में आग लगाने वाले कौन हैं? कॉलेज के छात्रों के दिमाग में जहर कौन भर रहा है? Indians are argumentative, but not intolerant. बीएचयू के साजिश का सच सामने आया। जी न्यूज की इस पहल का स्वागत करता हूं कि उन्होंने सच्चाई देश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया। ऐसी संस्थाओं में इस प्रकार के आरोप जो घटिया प्रकार से लगाते हैं, वो मुझे लगता है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू से बीएचयू तक आजादी की कैसी मांग? राष्ट्र विरोधी ताकत बन के उभर गए हैं जो कभी कश्मीर की आज़ादी मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है और जो लोकतंत्र की आज़ादी है उसका दुरुपयोग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देश विरोधी नारेबाजी क्यों? राष्ट्र विरोधी नारे को लगाएंगे हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हर नागरिक के लिए ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। जी न्यूज पर कॉलेज कैंपस में हो रही साजिश को डिकोड करने वाला विश्लेषण। पहले जेएनयू, फिर जाधवपुर, फिर डीयू, और अब बीएचयू। जेएनयू से डीयू और डीयू से बीएचयू तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच आजादी के नाम पर किस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। सिर्फ देश विरोधी नारों की आजादी मांगने वालों के पीछे काम कर रही सियासी साजिश का पता लग चुका है। इस बात का पुख्ता इशारा मिला है कि जेएनयू से लेकर डीयू और बीएचयू एक ही तरह की सोच रखने वालों ने यह सारा हंगामा मचा रखा है। ये वो लोग हैं जो अपना हित साधने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2016 में जेएनयू कांड के बाद वर्ष 2017 में भी
जेएनयू से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बार फिर कश्मीर की आजादी की मांग वाले घिनौने पोस्टर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ छात्र संगठनों में भी इस पोस्टर को लेकर विवाद तेज हो गया है। एबीवीपी जहां इस पोस्टर को न हटाने के लिए यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो एनएसयूआई पोस्टर के समर्थन में उतर आई है। एनएसयूआई के जेएनयू यूनिट के मीडिया प्रभारी सनी धीमान का कहना है कि वो कश्मीर की आजादी को लेकर लिखी गई लाइन का समर्थन नहीं करते, लेकिन पोस्टर अगर यहां से हटाया गया तो वो इसका विरोध करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी भी ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां पर फ्री कश्मीर की बात हुई। आप देखिए कि फ्रीडम फॉर कश्मीर की मांग कर रहा है ये पोस्टर, और फ्री पैलेस्टाइन इसमें लिखा हुआ है, और साथ ही साथ नीचे नाम लिखा हुआ है डीएसयू का। ये पोस्टर कल कुछ छात्रों ने देखा था, यहाँ पर स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग के बाहर ये लगा हुआ था, लेकिन अभी तक ये पोस्टर यहीं पर लगा हुआ है। प्रशासन हमेशा से इनके साथ रहा है और ऐसी एक्टिविटी के लिए वो हमेशा बढ़ावा देता है, क्योंकि इस प्रशासन के पीछे एक बड़ा वामपंथ का जो यहाँ प्रोफेसर है उनके पीछे लगा हुआ है। यहाँ के वामपंथ संगठन इन पे हावी हैं, इसलिए प्रशासन ऐसे लोगों को हमेशा से बढ़ोतरी करता है। ये क्यों आया है, क्या है, वो पता नहीं किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। दूसरी बात, हमारी एनएसयूआई की पोजीशन, हमारी पोजीशन ये है कि हम ये ऊपर लाइन लिखी हुई है फ्रीडम ऑफ कश्मीर कि भारत से इसका सेसेशन हो, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, लेकिन जो आइडिया है, जो इस तस्वीर आपको दिख रही है कि लाल धब्बे जो चेहरे पर पड़े हुए हैं, आंखें लाल हैं, वो दिखा रही है कि कश्मीर के लोग हमारे हैं और उनकी आंखों को ब्लाइंड किया गया है पैलेट गन मार के। दूसरी तरफ कुछ और आपत्तिजनक पोस्टर्स पर सवाल उठने लगे हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के बाहर लगे एक पोस्टर में मां दुर्गा की आपत्तिजनक तस्वीर लगाई गई है, जबकि एक और पोस्टर में नक्सलियों की तुलना भगत सिंह से की गई है। सवाल यह है कि यह किस तरह की मांग है, यह किस तरह की सोच है, और आखिर क्यों न इसे राजनीति से प्रेरित माना जाए। ये बहुत ही आपत्तिजनक इसलिए हो जाता है, जब हम कैंपस में पढ़ने के लिए आते तो हमारा एक समाज के प्रति और देश के प्रति एक अपना उत्तरदायित्व होता है। लेकिन इस पोस्टर में हम देखेंगे जो बासु का है, उमर खालिद इसको चलाते हैं 4-5 लोगों के साथ, जो रंगे सियार और चोला पहन के नए नए संगठन बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि भगत सिंह की तुलना एक नक्सली से की है। वो नक्सली जो रेप कर देते हैं, जो महिलाओं पर प्रताड़ित करते हैं उनको, उसकी तुलना अगर हम किसी नक्सली से करेंगे तो ये क्रांतिकारी भगत सिंह का अपमान है। जेएनयू बहुत बड़ा कैंपस है और इसमें बहुत सारे राजनीतिक छात्र संगठन हैं यहाँ पर, और सबका अपने अपने विचार हैं। वो अपने विचारों को देखते हुए जहाँ तहाँ पोस्टर लगाते हैं। तो एक तो कुछ पोस्टर ऐसे लग जाते हैं जिस पर सबका मत एक नहीं होता है, कभी वो राष्ट्रहित से अलग होता है, कुछ लोगों का सोचना होता है कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, और कुछ लोग उसको अपने विचार के अभिव्यक्ति मानते हैं। तो इस ढंग के बहुत सारे पोस्टर हैं। इन पोस्टर के ऊपर जेएनयू प्रशासन की तरफ से अभी कोई दृष्टिकोण नहीं है कि उस पोस्टर के साथ क्या करना है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, जिसके पीछे अपनी जमीन खो चुकी उन राजनीतिक पार्टियों का हाथ हो सकता है, जो छात्रों के जरिए अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इसी सोच को फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके पाप सामने आ चुके हैं। उन्होंने एक विचार को, एक संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया है। यह कहना उनका बिल्कुल तथ्यों से परे है, सही नहीं है। और हम तो यह भी कह रहे हैं, संस्थाएं बेजुबान होती हैं। मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति हूं, मैं लीगल ओपिनियन सीख कर रहा हूं कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को जो आघात पहुंचाया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है तो मैं उस पर लीगल ओपिनियन लेने की बात कर रहा हूं। अब आपके सामने वो खुलासा भी करते हैं जिसके दम पर पूरे देश में बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस में देश विरोधी सोच को ताकत देने की साजिश हो रही है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के इस बयान पर गौर कीजिए, जो उन्होंने ये कहते हुए दिया था कि 2019 तक एक अलग तरह का गठबंधन होगा। एनडीए सरकार उसकी नीतियों के खिलाफ लोगों में असंतोष की जो भावना है, उसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन बहुत जरूरी है। जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी और डीयू से लेकर बीएचयू तक हर कैंपस में जब भी विवाद हुआ तो आजादी को मुद्दा बनाया गया। बोलने से लेकर खाने पीने और पहनने की आजादी। हालांकि इन सारी चीजों की आजादी पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या देश विरोधी सोच को फैलाने की आजादी चाहिए? इस तरह की कोशिशें जेएनयू और डीयू के बाद बीएचयू में भी हुई, मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सच बोला और उस सच को सामने लाकर जी न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब तो राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि यूनिवर्सिटी में हिंसक सोच की कोई जगह नहीं है।
Center of Higher Learning is expected to be the hub of intellectual exercises, free thinking, free exchange of views. बीएचयू में खाने पीने, ड्रेस कोड और इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर पाबंदियों के सच से जी न्यूज ने पर्दा उठा दिया और अब हर तरफ बीएचयू के कल्चर और जी न्यूज की सच्ची रिपोर्टिंग की बात हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, यानी आपके चैनल को, जिसने ऐसे विषय को, ये कौन से तत्व हैं राष्ट्र विरोधी ताकत बन के उभर गए हैं जो कभी कश्मीर की आज़ादी मांगते हैं, इनके जुबान पर कभी नहीं चढ़ता कि हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो उनके ऊपर दो आंसू बहाएं। इनकी जुबान तभी खुलती है जब राष्ट्र विरोधी ताकत के ऊपर कोई प्रहार होता है। तो ये मैं धन्यवाद दूंगा, सच को आपने सामने करके दिखाया। मैं बड़ा प्यार से देख रहा था जब सभी लड़कियों से इंटरव्यू लेकर के दिखा रहे थे। पिछले 20 वर्षों से बीएचयू कैंपस में जाता रहा हूँ। मेरे परिवार के एक सदस्य वहाँ पर प्रोफेसर थे और मैंने पिछले लंबे अरसे में इस बात को सुनने का काम नहीं किया। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो वातावरण है, देश के हिताब का जिस प्रकार का वातावरण है, इसको अगर कोई ख़राब करना चाहे, कोई ऐसी विपरीत बात कहना चाहे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जा सकती है। निश्चित तौर से इस प्रकार के जो तत्व इस देश के अंदर सर उठा रहे थे, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं कुछ इस देश के ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं को दोषी मानता हूं जिन्होंने घटिया वोट की राजनीति के लिए इस प्रकार के तत्वों को बढ़ावा देने का काम किया, बयानबाजी करने का काम किया। हालांकि कांग्रेस ने भी देश की यूनिवर्सिटी में फैल रही साजिश का सच सामने लाने की मांग कर दी है, मगर सवालों के पीछे कुछ आरोप नजर आ रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो तो हमारा भविष्य है। और अगर हमारा भविष्य ही अंधकार में चला जाएगा तो देश और देशभक्ति बाकी कहाँ रहेगी। लेकिन साजिश कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर कोई साजिश कर रहा है तो उनको बेनकाब करो। हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी देश में कोई भी क्रांति युवाओं से और शैक्षिक संस्थाओं से शुरू होती है। हमें इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए कि हमारे देश की शैक्षिक संस्थाओं में क्या हो रहा है, वहां किस तरह के लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान के इतिहास में शहीद भगत सिंह का होना एक बहुत बड़ी घटना थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उन्होंने देश की आजादी और देश के विकास के लिए कितने सारे सपने देख डाले थे। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कोई उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाया, कोई उन्हें डरा नहीं पाया। और तब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। हमारे सामने अंग्रेजों की सत्ता थी जिससे आजाद होना देश के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग पार्टियां युवाओं को न सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती हैं, बल्कि उनकी मदद से अपना एजेंडा भी चलाना चाहती हैं। कई नेता और कई पार्टियां ऐसी हैं जो युवाओं का इस्तेमाल प्रदर्शन, रैली और हड़ताल जैसे कामों के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, इससे युवा क्या सीखेंगे? युवाओं की ऊर्जा का गलत जगह इस्तेमाल करके ऐसे नेता अपनी पार्टी के वोटों के लिए इनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, जिसकी वजह से इन युवाओं के स्वभाव से धैर्य और नैतिकता गायब हो रही है। हमें लगता है कि देश के हर युवा को आज ये समझ लेना चाहिए कि बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब करना कोई समझदारी की बात नहीं है। सच ये है कि अलगाववादी ताकतें भगत सिंह की तस्वीरें दिखाकर इन युवाओं से देश को कमजोर करने का काम करवा रही है। जो कुछ देश में हो रहा है उसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसी देश की पार्टियां या नेता हों। ऐसा भी हो सकता है कि विदेशी ताकतें भी ऐसा ही चाहती हों कि यह देश अस्थिर हो जाए। ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज हैं जो कुछ बड़े देशों के इशारे पर दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं और इसके लिए बाकायदा सोची समझी रणनीति अपनाकर अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे कामों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे एनजीओज कई बार राजनीतिक पार्टियों को फंड करने का काम भी करते हैं ताकि वो राजनीतिक पार्टियां एनजीओज के हिसाब से देश के माहौल को बदलें। विदेशी ताकतों की अक्सर ये कोशिश भी होती है कि इन्हीं आंदोलनों के जरिए देश की व्यवस्था में
कुछ नए नेता उभर कर सामने आए और वो नेता उनके एजेंडे को पूरा करें।